हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 में अपने जो एग्जाम्पल चल रहे हैं उनमें तीसरा एग्जाम्पल है तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमने पढ़ा और हमें पता चला कि नाइक्रोम का जो तापन अवयव है उसका रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस है वो 75.3 है। तो अपन इससे गिवन में लिख लेंगे T1 दे रखा है, कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, और इस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना है R1 इक्वल 75.3 ओम। ठीक है, सबसे पहले ये हमने लिख लिया। इसके बाद जब टोस्टर को 230 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ते हैं तो कुछ सेकंड में 2.68 एम्पियर की स्थायी धारा स्थापित हो जाती है। करंट फ्लो होने से तार गर्म होगा, गर्म होने से उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। तो जो प्रतिरोध है वो अपन वोल्टेज और करंट के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। R2 अपन ज्ञात कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 230 अपॉन 2.68। ठीक है ना, जब डिवाइड देते हैं तो हमें क्या मिलता है 85.8 ओम। ठीक है साहब। रेजिस्टेंस की वजह से रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में जो इंक्रीजमेंट होता है वो सेम फॉर्म में होता है। वो कितना होता है डेल्टा आर इक्वल एल्फा R1 डेल टी। हमें डेल्टा टी फाइंड आउट करना है। डेल्टा टी फाइंड आउट करना है तो इसका डिवाइड देंगे अपन। डेल्टा टी इक्वल आता है डेल्टा आर अपॉन एल्फा R1। इसे ओपन करेंगे T2 माइनस T1, R2 माइनस R1, एल्फा R1। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और अपन सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आता है उसे देखते हैं। ठीक है ना, तो अपन वैल्यू पुट करते हैं इसमें। T2 हमें पता नहीं है लेकिन T1 है, कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, R2 कितना है 85.8 माइनस R1 कितना है 75.3 अपॉन एल्फा 1.7 10 की घात माइनस 4 इंटू R1 कितना है 75.3। इसे जब अपन सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है अपना 820। ठीक है ना, T2 माइनस 27 इक्वल 820। तो फाइनली जो आंसर होता है T2 का वो आता है 847 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपना 3.4 क्या कहता है प्लेटिनम प्रतिरोध तारमापी। ये कोई प्लेटिनम प्रतिरोध तारमापी है। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध हेमांक पर 5 ओम है। हेमांक पर कितना है 5 ओम, और भाप बिंदु पर 5.23 ओम है। कितना है 5.23। जब तापमापी को किसी तप्त ऊष्मक में प्रवेश कराते हैं, ठीक है ना, तो तार का प्रतिरोध 5.795 ओम हो जाता है। ऊष्मक का ताप ज्ञात कीजिए। तो ये भी सवाल अपने किस कंसेप्ट पर आधारित है, टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के रिलेशन पर। तो वही फॉर्मूला यूज होगा जो अभी 3.3 एग्जांपल में यूज किया था, डेल्टा आर इक्वल एल्फा R1 डेल टी। लेकिन यहाँ पे हमें एल्फा नहीं दिया गया है। क्या नहीं दिया गया है एल्फा। तो पहले अपन एल्फा फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद अपन ये जो फाइनल कंडीशन है उसे अप्लाई करके जो टेम्परेचर T2 ऊष्मा का ताप हमें ज्ञात करना है वो ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन एल्फा ज्ञात करने के लिए गिवन में क्या है, अपने पास दो टेम्परेचर है T1 और T2। हेमांक किस टेम्परेचर को कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस को, 0 डिग्री सेल्सियस, और भाप बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस को, 100 डिग्री सेल्सियस। ये दो टेम्परेचर दिए हैं और इन टेम्परेचरों पर करेस्पॉन्डिंग में जो रेजिस्टेंस दिए हैं वो कितने हैं 5 ओम और 5.23। R1 और R2 दे रखे हैं 5 ओम और 5.23।
सबसे पहले आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और उसमें से ये डाटा हमें लिखना है, ठीक है ना। इस डाटा से अपन एल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस में जो इंक्रीजमेंट होता है वो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा आर इक्वल होता है एल्फा R1 डेल्टी। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एल्फा। तो एल्फा फाइंड आउट करेंगे तो ये डिवाइड, ठीक है ना, एल्फा इक्वल आता है डेल्टा आर डिवाइडेड बाई R1 डेल्टी। क्लियर है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ने से हमें ये पता चल जाता है कि हमें किस कंसेप्ट पे क्वेश्चन दिया गया है, इस कंसेप्ट इस प्रॉब्लम में, इस प्रॉब्लम में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, है ना। तो सबसे पहले जितना हो सके क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन समझ गए आप तो जरूर आंसर आएगा। कंसेप्ट भी यूज करेंगे, फॉर्मूला भी यूज करेंगे। तो एल्फा इक्वल अपना आता है डेल्टा आर अपॉन R1 डेल्टी। इसे अपन ओपन कर सकते हैं। एल्फा क्या आता है, एल्फा इक्वल आता है R2 माइनस R1 अपॉन में R1 और टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो T2 माइनस T1। ठीक है साहब, वैल्यू पुट करते हैं। R2 कितना है 5.23, R1 कितना है 5, 5.23 माइनस 5 अपॉन में R1 कितना है 5, ठीक है, इनटू T2 माइनस T1। 100 माइनस 0 इक्वल क्या आएगा 100, ऊपर 0.23, नीचे कितना है 5 गुणा 100। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। ऊपर जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे अपन, 23 5, ठीक है साहब। 5 से 23 में भाग देते हैं अपन, डिवाइड करते हैं तो 4.6 आता है। कितना आता है 4.6। तो अपन लिख सकते हैं 4.6 गुणा 10 की घात माइनस 4 प्रति डिग्री सेल्सियस। ये अपना एल्फा आ जाता है। जो हमारे पास प्रथम कंडीशन थी कि हिमांक पर टेम्परेचर कितना है 5 ओम और भाप बिंदु पर 5.23, तो इस कंडीशन से हमने एल्फा फाइंड आउट किया, ठीक है ना। अब हमें एक नवीन कंडीशन दे रखी है कि जब प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी को किसी तप्त ऊष्मक में प्रवेश कराते हैं, ये जो अपनी डिवाइस है कोई, ठीक है ना, उसे अपन ऊष्मक के अंदर एक हॉट प्लेस है उसमें अपन रखते हैं, तो इसका जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर की वजह से इंक्रीज होकर 5.795 ओम हो जाता है, ठीक है ना। तो ऊष्मक का टेम्परेचर कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इनिशियली जो कंडीशन है वो अपन पुनः वही लिखेंगे। T1 अपना 0 डिग्री सेल्सियस है और इस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस R1 है 5 ओम, लेकिन ऊष्मक में रखने पर जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाता है 5.795 ओम हो जाता है, इतना प्रतिरोध हो जाता है। अब ऊष्मा का टेम्परेचर कितना है वो हमें नहीं पता है, वो हमें ज्ञात करना है। एल्फा अपन ज्ञात कर चुके हैं, कितना है 4.6 गुणा 10 की घात माइनस 4 प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो ये जो अपनी कंडीशंस दे रखी है, ठीक है, इस कंडीशन से अपन T2 डैश ऊष्मा का जो टेम्परेचर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अपन फॉर्मूला कौन सा लिखेंगे, वही जो हमने क्वेश्चन 3 में यूज किया है, 3.3 में, T2 डैश माइनस T1 बराबर R2 माइनस R1 अपॉन एल्फा R1, यही होता है ना। तो R2 कितना है 5.795 माइनस R1 कितना है 5 अपॉन एल्फा 4.6 गुणा 10 की घात माइनस 4 इंटू R1 कितना है, R1 है अपना 5, ठीक है ना। तो इसे सॉल्व करते हैं। 0.795 अपॉन में 5 31 की 0, 5 चौक 20 और 3 23 गुणा 10 की घात माइनस 4। जब इसे ऊपर ले जाके सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है अपना 345.65, ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस। ये इस प्रकार से अपन T2 डैश फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि T1 तो 0 है अपना, T1 कितना है 0। क्वेश्चन नंबर 3.5 है अपना, जिसमें 10 वोल्ट और नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी एक घनीय परिपथ जाल के विकर्ण के सिरों पर जुड़ी हुई है, ठीक है ना।
और इस परिपथ जाल में 1 ओम प्रतिरोध के 12 प्रतिरोधक हैं, ठीक है ना। परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध, जो टोटल अपना जाल है उसका नेट रेजिस्टेंस कितना है, और घन के प्रत्येक किनारे के अनुदिश धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो क्वेश्चन है, आर इक्वल फाइंड आउट करना है और घन के प्रत्येक किनारे में धारा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसके लिए पहले अपन फिगर बनाते हैं, ठीक है ना। हमें घन बनाना है, ये अपना घन है जैसा कि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है। इसके विकर्ण के सिरों पर एक बैटरी जोड़नी है हमें, ठीक है साहब। इसमें जो भुजाएं हैं घन की, उनका रेजिस्टेंस सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा बराबर लंबाई की, जब लंबाई समान है, क्रॉस सेक्शन एरिया समान है, तो रेजिस्टेंस भी समान होगा। जैसे अपन आर से शो करेंगे, आर आर, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं लगाए, ठीक है, आर कितनी भुजाएं होती हैं? 12। यहाँ हमें 12 आर लिखने होंगे, ठीक है साहब। जब बैटरी से सर्किट में करंट भी जाएगा तो कितना करंट जा रहा है वो अपन अपनी सुविधा अनुसार लेंगे। यहाँ पर आई भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2i भी लिख सकते हैं, 3i भी, अपनी सुविधा के अनुसार हम ले रहे हैं 3i, ठीक है साहब। यहाँ जैसे ही अपन नाम दे ले पहले ABCD, ठीक है, इसके बाद है KLMN, ठीक है। इसमें जैसे ही बैटरी से आई 3i करंट हमने लिया है, वो फ्लो होकर बिंदु ए पर पहुंचता है, तो ए पर उसे 3 पथ मिलते हैं, तो ये डिवाइड हो जाता है तीनों पथों में इक्वल अमाउंट में, आई आई आई, ठीक है ना। इसके बाद जैसे ए से बी की ओर जाते हैं, फिर दोबारा से डिवाइड होगा सेम अमाउंट में, I/2 I/2, ठीक है। ऐसे ही डी पर पुनः आई डिवाइड होगा I/2 और I/2। यहाँ ए से एम की ओर आते हैं तो बिंदु एम पर I/2 और इसमें भी I/2, ठीक है। और यहाँ अपन के सी भुजा देखें तो इधर से I/2 और डी से सी की ओर I/2, तो मिलकर I हो जाता है, यहाँ पे भी I हो जाता है और यहाँ पे भी I हो जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन पहले फिगर कंप्लीट करते हैं। जब अपना फिगर कंप्लीट हो जाता है तो हमें इस घन का एक तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दूसरा घन की प्रत्येक भुजा में आई की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो अपन यहाँ किरचॉफ का द्वितीय नियम यूज करेंगे। अपन एक शॉर्ट या लॉन्ग जैसा भी हो सुविधा के अनुसार एक इसमें से बंद लूप चुनेंगे और उसमें अपन किरचॉफ का सेकंड लॉ यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अपन इसमें से एक बंद लूप लेते हैं, बंद लूप लेंगे अपन, बंद लूप A B C K, A B C K और के से होते हुए ई पर और ए पर, ई ए में, ठीक है साहब। किरचॉफ का जो लूप नियम है वो क्या कहता है कि किसी बंद लूप में चारों ओर वियम्य परिवर्तनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी बंद लूप के चारों ओर वियम्य परिवर्तनों का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य। जब भी हमें लूप में रेजिस्टेंस मिलेगा हम ओम्स लॉ यूज करेंगे, आई आर प्लस का भी होता है, आई आर माइनस का भी होता है। कब माइनस का लेना है? जब अपन करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस के आई आर, जब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस के आई आर।
जब भी सेल में इंटर करेंगे तो सेल में अगर अपन माइनस सिरे से इंटर करके प्लस सिरे पर निकल रहे हैं तो प्लस का ई लेना है वोल्टेज, और माइनस पर निकल रहे हैं तो माइनस का, ठीक है ना। तो अपन चलते हैं ए से बी की ओर, तो हमें ये पहला रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो यहाँ पर अपन करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं ए से बी की ओर, तो माइनस के आई आर, ठीक है साहब। जब साइड बी में चलते हैं अपन तो करंट कितना है I/2 और रेजिस्टेंस कितना है R। फिर इसके बाद सी से के की तरफ तो माइनस के आई आर, ठीक है साहब। के से अपन आते हैं ई की तरफ तो हमें सेल मिलता है, सेल का वोल्टेज ई माना है हमने, तो माइनस से प्लस पर आ रहे हैं तो प्लस के ई, और फिर पॉइंट ए पर आ जाते हैं तो टोटल जो वेव में परिवर्तनों का बीजगणितीय होता है वो शून्य होता है। कितना होता है? शून्य, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्हें अपन ऐड कर लेंगे आई आर अपॉन 2, और आई आर तो ये हो जाता है माइनस के 5/2 आई आर, ई अपन 0 की तरफ भेज देंगे तो माइनस के ई, तो ई इक्वल आता है अपना, ई कितना आता है 5/2 आई आर, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अपन ओम्स लॉ यूज करें कि यहाँ पर जो टोटल करंट है सेल से, कुल जो करंट प्रवाहित हो रहा है वो कितना है 3 आई, और ये जो अपना नेटवर्क है इसका रेजिस्टेंस अपन मान लेते हैं, टोटल जो रेजिस्टेंस है वो आर इक्वल है, कितना है आर इक्वल, ठीक है ना। तब ओम्स लॉ यूज करें, सेल का जो वोल्टेज है वो हमें कैसे मिलेगा, सेल का वोल्टेज मिलेगा ई बराबर V बराबर आई आर होता है, क्या होता है आई आर, तो टोटल करंट I इंटू आर, टोटल करंट इंटू टोटल आर, ठीक है ना, रेजिस्टेंस, तो टोटल करंट कितना है 3 आई इंटू टोटल रेजिस्टेंस कितना है आर इक्वल, ठीक है ना। ये हमें ओम्स लॉ से मिल जाता है, कहां से मिल जाता है, ओम्स लॉ से। इसके बाद अपन समीकरण 1 और 2 की कंपैरिजन करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना से 3 आई गुणा आर इक्वल बराबर क्या होगा 5/2 आई आर, आई से आई कैंसल तो आर इक्वल आता है 5/6 आर। ये उस घन का कुल प्रतिरोध है जिसके विकर्ण के सिरों पर कोई सेल या बैटरी जुड़ी होती है तब, ठीक है ना। यदि हमें घन का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है तो आर की वैल्यू क्या रखेंगे समीकरण 3 में, और हमें करंट चाहिए तो ई और आर की वैल्यू रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, तो अपन दोनों ही हमें तो फाइंड आउट करना है। समीकरण थर्ड में आर का मान रखने पर आर इक्वल बराबर 5/6 इंटू 1, तो 5/6 ओम आ जाता है अपना टोटल रेजिस्टेंस। इसके बाद हमें समीकरण फर्स्ट में क्या रखना है, ई व आर के मान, समीकरण फर्स्ट में ई व आर के मान रखने पर ठीक है, ई कितना दे रखा है 10 वोल्ट है, जो बैटरी का वोल्टेज 10 है, इक्वल 5/2 आई आर, आई हमें ज्ञात करना है, आर पता है 1, तो सॉल्व करके क्या आता है 10 दूना 20, 5 20, 4 एम्पियर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 3.6। 3.6 क्वेश्चन में हमें एक फिगर दिखाया गया है और इस फिगर में हमें नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में धारा का मान ज्ञात करना है। तो अपन सबसे पहले इसमें देखते हैं कितनी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एक तो I1 है, I2 है, I3 है। अगला क्वेश्चन है अपना 3.6। अपना अगला क्वेश्चन कौन सा है 3.6। इस क्वेश्चन में हमें एक नेटवर्क दिया गया है और इस नेटवर्क में कितनी अननोन राशि है वो हमें ज्ञात करनी है। नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में धारा ज्ञात करना है, प्रत्येक शाखा में क्या ज्ञात करना है धारा। तो I1, I2, I3 के मान ज्ञात करना है हमें। इसमें क्या ज्ञात करना है I1, I2, I3 के मान। इसके लिए अपन लूप लेंगे, 3 अननोन क्वांटिटीज है तो 3 लूप का चयन करेंगे और जिनसे हमें इक्वेशन फाइंड आउट होंगे इन इक्वेशनों को सॉल्व करके अपन I1, I2, I3 के मान ज्ञात करेंगे। तो पहला अपना लूप ये वाला होगा, दूसरा ये और तीसरा ये, ठीक है ना। 3 लूप है, इन तीनों में हमें
किरचॉफ का द्वितीय नियम यूज करना है, उसके बाद अपन I1 I2 I3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो लूप नियम के लिए अपन पहले बंद लूप लेते हैं। बंद लूप नाम क्या है, ए बी सी ए में, सॉरी सी ए में, ठीक है ना। इस लूप में हमें किरचॉफ का द्वितीय नियम यूज करना है। ए से बी की ओर जब जाते हैं तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस के 4I2, ठीक है। बी से सी की ओर आते हैं तो करंट की डायरेक्शन में माइनस के 2, करंट कितना है I2 प्लस I3, I2 प्लस I3, ठीक है साहब। इसके बाद सी से ए की तरफ आते हैं तो हमें एक प्रतिरोध मिलता है और एक सेल मिलता है, तो प्रतिरोध पर ओम्स लॉ यूज करेंगे, रेजिस्टेंस कितना है 1 और करंट कितना है I1, ठीक है। जब सेल में आते हैं तो माइनस से प्लस पर, तो प्लस का 10 वोल्ट सेल का वोल्टेज, ठीक है ना, बराबर 0। ऐसे अपन सॉल्व करेंगे। माइनस के 4I2, माइनस के 2I2, माइनस के 2I3, माइनस के I1 और 10 दूसरी साइड भेज देंगे तो माइनस के 10, ठीक है। यहाँ पे अपन काउंट करें तो I1 1 है, लेकिन I2 कितना हो जाएगा टोटल, माइनस के 6 और I3, ठीक है ना। इसके बाद माइनस के 10, माइनस अपन कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो I1 इक्वल I1 प्लस के 6I2 और प्लस के 2I3 बराबर 10, ये हमें इक्वेशन फर्स्ट मिल जाता है, ठीक है। पहले लूप से अपन ये इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके बाद सेकंड लूप लेंगे अपन, बंद लूप ए डी सी ए में, इसमें अभी अपन एक कंप्लीट साइकिल पूरा करेंगे। ए से डी की ओर जाते हैं तो करंट की डायरेक्शन में माइनस के 4, ठीक है। करंट कितना है I1 माइनस I2। इसके बाद डी से सी की ओर आते हैं तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए प्लस लेंगे, प्लस के 2। करंट कितना है I2 प्लस I3 माइनस I1, I2 प्लस I3 माइनस I1, ठीक है साहब। सी से ए की ओर आते हैं तो एक रेजिस्टेंस से एक सेल है, माइनस 1 इंटू I1, रेजिस्टेंस पर एक रेजिस्टेंस और करंट I1 है इसमें, ठीक है। और सेल में माइनस से प्लस पर, तो प्लस की 10 वोल्ट इक्वल 0, ठीक है साहब। इसे सॉल्व करते हैं। माइनस के 4I1 प्लस के 4I2, ठीक है, प्लस के 2I2 प्लस के 2I3 माइनस के 2I1 और माइनस के I1 बराबर माइनस के 10, ठीक है। 10 उस साइड भेज दिया है, ठीक है ना। इसे अपन थोड़ा और सॉल्व करेंगे अभी। I1 अपने पास 4I1 और 2 और 1 बराबर कितना होता है, माइनस के 7I1, ठीक है साहब। 4 और 2 6I2, इसके बाद I3 कितना है, एक है 2I3, ठीक है, बराबर माइनस के 10। यहां से अपन माइनस कॉमन ले सकते हैं, 7I1 या ठीक है माइनस कॉमन ले लेंगे, 7I1 माइनस के 6I2 माइनस के 2I3 बराबर 10, ये समीकरण सेकंड, ठीक है ना। जो माइनस कॉमन लिया उससे वो 10 की माइनस कैंसिल हो जाती है, ठीक है। अपन इसके बाद समीकरण 1 और 2 को देखें। जब हमने प्रथम लूप और द्वितीय लूप में अपना किरचॉफ का नियम यूज किया तो हमें समीकरण फर्स्ट और सेकंड मिले, ठीक है ना। अब दोनों समीकरणों को अपन देखें, सॉल्व करने की सोचें हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कि सभी अभी समीकरण 3 फाइंड आउट करना होगा हमें। तो समीकरण 1 और 2 को देखें तो 2I3 प्लस की है, 2I3 माइनस की है, 6I2 प्लस की है और 6I2 माइनस की है। तो यहां से अपन I1 फाइंड आउट कर सकते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़कर, ठीक है ना। समीकरण
1 प्लस समीकरण 2। ठीक है साहब, समीकरण 1 और 2 को अपन ऐड करते हैं। तो यहां पे I2 से I2 कैंसिल होगा, I3 से I3 कैंसिल होगा, 7 और 1 कितना होगा, 8I1, 8I1। ठीक है साहब, और 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, I1 आता है 20/8, 4 से अपन कैंसिल कर दें, 4 पंजे 20, 4 दूना 8, 2.5 एम्पियर। तो I1 अपन फाइंड आउट कर चुके हैं। अभी हमें जो थर्ड लूप बचा है उसमें साइकिल कंप्लीट करना है। ठीक है, आफ्टर देन अपन समीकरण 1 और 3 को सॉल्व करेंगे तो हमें I2 और I3 मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो अपन पहले लूप लेते हैं। थर्ड लूप कौन सा है अपना, BCD बंद लूप BCDE और B में जब B से C की ओर आते हैं तो करंट के डायरेक्शन में माइनस के 2 करंट कटना है, I2 प्लस I3। ठीक है, C से D की ओर आते हैं तो फिर करंट के डायरेक्शन में माइनस के 2 करंट कितना है, I2 प्लस I3 माइनस I1। ठीक है साहब, जब अपन DEB पथ में जाते हैं तो इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, केवल एक सेल है। ठीक है ना, प्लस के 5 बराबर 0। इसे सॉल्व करते हैं, माइनस के 2I2 माइनस के 2I3 माइनस के 2I2 माइनस के 2I3 प्लस के 2I1 बराबर माइनस के 5। तो यहाँ पे I1 कितना है, 2I1। ठीक है, I2 कितने हैं, 2 और 2 4, माइनस के 4I2। I3 कितना है, माइनस के 4I3 बराबर माइनस के 5। ये अपना इक्वेशन थर्ड है। ठीक है, यहां से अपन I1 जो अपन ज्ञात कर चुके हैं, I1 की वैल्यू रखेंगे समीकरण फर्स्ट में और थर्ड में, जिससे हमें जो इक्वेशन फाइंड आउट होंगे उन्हें अपन सॉल्व करेंगे। पहले I1 जो हमने ज्ञात किया है उसे फर्स्ट में और थर्ड में रखें या सेकेंड में थर्ड में, कोई से दो समीकरणों में हमें I1 की वैल्यू रखनी होगी। ठीक है ना, समीकरण फर्स्ट व एक से रखेंगे। I1 का मान रखने पर 2 गुणा 2.5 माइनस 4I2 माइनस के 4I3 बराबर माइनस के 5। तो ये होता है 5 माइनस 4I2 माइनस 4I3 बराबर माइनस 5, माइनस 5। ठीक है ना, 5 अपन उस साइड भेजेंगे तो 4I2 4I3 बराबर माइनस के 10। ठीक है ना, ये अपना इक्वेशन 4 है। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, जो I1 आया था वो समीकरण थर्ड में रखा है, अब I1 को फर्स्ट में भी रखना है हमें। ठीक है ना, I1 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ये रहा अपना फर्स्ट समीकरण, 2.5 प्लस 6I2 प्लस 2I3 बराबर 10 है ना, यही है। 2.5 अपन उस साइड भेज देंगे, 6I2 2I3। ठीक है, 10 में से 2.5 जाता है तो 7.5। ठीक है, ये अपना समीकरण 5 है। अब अपन समीकरण 4 और 5 को हल कर सकते हैं। ठीक है ना, यहां अपन माइनस के 4I2 है, यहां माइनस के 4I2 है और यहां 2I3 है। माइनस के 4I3 यहाँ पे माइनस वाला है, ये प्लस वाला है,
तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हैं दोनों को, ठीक है ना। समीकरण 4, ठीक है, प्लस समीकरण 5, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई करना है किसका, 2 का। क्यों करना है, ताकि I3 बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो -4 I2 -4 I3 बराबर -10, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करना है 2 का, तो 6 दूना 12 I2, ये कितना हो जाएगा, +4 I3 बराबर 15, ठीक है ना। जोड़ना है, I3 कैंसिल हो जाएगा, 12 और 4 16 I2, 15 ये I2, सॉरी ये प्लस का होगा, ये प्लस का है ना, 6I2 प्लस का है तो ये प्लस का होगा। कितना बचता है, 12 में से 4 घटाने के बाद 8I2, ठीक है। और 15 में से 10 कैंसिल होने के बाद 5, तो I2 आता है 5/8 एम्पियर, ठीक है ना। इसके बाद अपन I3 फाइंड आउट करना है, तो I1 I2 अपने पास आ चुके हैं, तो फिर I2 का मान यहाँ पे रख सकते हैं समीकरण 5 में, तो हमें I3 फाइंड आउट हो जाएगा।